तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 269 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने अर्थ की ओर निकल गया होता है, लेकिन लू फेंग पे कोई लोग नजर बनाए हुए थे और अब फिर हमें उन्हीं लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही ब्लैक यूनिफॉर्म बाल 3 आई मैन ऑर्डर देता कि 13 टीम जो तुम मिल्की वे गैलेक्सी के अर्थ के नंबर 9 प्लैनेट पे सबसे करीब हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो कि अभी वहाँ क्या चल रहा है। तो वो टीम का सिल्वर यूनिफॉर्म बंदा कहता है कि अभी के मर्तबा यहाँ पे एक ओरिजिनल काम स्टेट है, वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है जो कि हम वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं। और वो कहता है कि वहाँ के पूरे के स्पेस में किसी अनडाइंग बैंक का स्पेस टेक्निक लगा हुआ है जिसकी मदद से वो हमारे कोऑर्डिनेट्स को ब्लॉक कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे अर्थ पे डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर इसके बाद वो बंदा कहता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिली है हम उसके मर्तबा वहाँ डायरेक्टली तो नहीं जा सकते हैं जब तक कि वहाँ पे एक वार्म होल न हो, नहीं तो हम लोग को वहाँ जाने के लिए कम से कम 3 साल लगने वाले हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे एक पावरफुल अनडाइंग बैंक को लाना पड़ेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आएगा और उसकी पावर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो आराम से इस स्पेस टेक्निक को तोड़ सके। और वहाँ पे ऐसे ही कई सारे बंदे होते हैं जो इन सारी चीज़ों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता कि वहाँ पे टोटल 8 ग्रीन यूनिफॉर्म मेन और वुमेन मौजूद थे और उसी के बीच में एक सिल्वर यूनिफॉर्म ओल्ड मैन भी मौजूद था। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि हमारी पहली चॉइस तो 3 साल फ्लाई करके जाना है, लेकिन यहाँ पे दूसरा चॉइस इसको करने के लिए हमें एक पावरफुल अनडाइंग को लेना पड़ेगा जो कि इसको करने के लिए मुझे अपने हायर अथॉरिटी से कंसल्टेशन करना चाहिए। और वो पहला इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि यहाँ पे 3 साल लगने वाले थे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर डार्क यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का वही शिप बर्ड कम जेटोम प्लैनेट से उड़ता हुआ 50 टाइम लाइट स्पीड से फ्लाई करके वो अर्थ की ओर बढ़ रहा होता है। और यहाँ से अभी लू फेंग 2 महीने बीत चुका होता उसको फ्लाई करते हुए। और अब फिर हमें मेन केबिन का सीन दिखाया जाता जहाँ पे न्यूट्रिशन केबिन होता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता रूम में जहाँ पे चारों तरफ लू फेंग का वही क्लाउड कंटेंट वाइन फैला हुआ होता है और न्यूट्रिशन केबिन उसी वक्त सडनली खुलता और हमें दिखाया जाता लू फेंग को जो कि उस न्यूट्रिशन केबिन से बाहर निकलता वो भी नंगे पुंगे। और यहाँ पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता जो हंसते हुए कहता है कि फाइनली इतने महीनों बाद में फाइनली अपने डोमेन लॉ लेवल 9 के पाइनेकल पे आ चुका हूँ। वो अपने बाहर आके अपने क्लाउड कॉर्नर वाइन को देखता है जिसमें कि टोटल 260 वाइन्स आ चुके हैं। लू फेंग अपने क्लाउड कॉर्नर वाइन की ओर देख कि क्या मैं सक्सेस हो गया, क्या ये क्लाउड कॉर्नर वाइन का एवोल्यूशन खत्म हो गया। और अब फिर इसी के साथ लू फेंग अपने क्लाउड कॉर्नर वाइन को अपने बॉडी में वापस बुला लेता है और यहाँ पे क्लाउड कॉर्नर वाइन बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। और अब फिर लू फेंग इन सबको देखकर खुश हो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग का आर्मर का कलर भी चेंज होने लगता है। अब सीरीज में तो आर्मर का कलर कुछ और दिखाया गया है रेड में, लेकिन यहाँ पे ओकेजनली हमें सिल्वर और जेड ग्रीन का दिखाया जा रहा था और यहाँ पे कभी कभी लाल और प्योर ब्लैक का भी दिखाया जा रहा होता है। और यहाँ पे ये सारे अपने अपने कलर को चेंज होने लगते हैं। लू फेंग कहता है कि मेरा कलर तो चेंज हो गया है लेकिन ये इतना आसान और सिंपल भी नहीं है। यहाँ पर सेक्टर लॉर्ड लेवल तो अपने पाइनेकल एवोल्यूशन लिमिट ऑफ ह्यूमन बॉडी पे आ चुका है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि स्टार ट्रैवल लेवल से सेक्टर लॉर्ड में यहाँ ह्यूमन की बॉडी की एसेंस बहुत ही ग्रेटली इवॉल्व करती है। यहाँ तक कि देखा जाए सेक्टर से अनडाइंग बीइंग बनने का तो इसी में मोस्टली सोल एवोल्यूशन होता है और इसी के मर्तबा हमारे सोल में बहुत बार चेंजेस होता है। यहाँ पे ऐसे ही लू फेंग कई सारी चीज़ों के बारे में बात करता है जो कि आपको पहले से ही पता है। और आफ्टर में सीन चेंज को लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं अपने क्लाउड कॉर्नर वाइन को 260 वाइन्स कर चुका हूँ जो कि अभी पाइनेकल सेक्टर लॉर्ड लेवल पे आ चुका है और ये अभी नॉर्मल क्लाउड कॉर्नर वाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और यहाँ में बताया जाता है जितना ऊपर लेवल होगा उतना ही ज़्यादा इसको हार्ड करना ब्रेक थ्रू होगा और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसलिए यहाँ पे ऐसी कई सारी लंबी चौड़ी बातें हैं तो उसको मैं स्किप करता हूँ।
और अब फिर हमें सीन चेंज कर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाता है और कहता है कि मैंने अपने प्राइमरी रीजन को छोड़े हुए बहुत समय हो गया हुआ है और मैंने कभी भी अपने ब्लड ट्रूबल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं की। तो चलो मैं देखता हूँ कि क्या मैं इस वक्त अपने उस ब्लड ट्रूबल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाता हूँ या फिर नहीं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्डन और बेस्ड एक ब्लैक माउंटेन रेंज की जैसा लग रहा था और यहाँ पे उस वक्त डेमन नोट इनहेरिटेंस से अभी तक 10 साल हो चुके होते हैं और यहाँ पे लू फेंग का 100 क्रिस्टल एब्जॉर्ब करना बाकी था। और लू फेंग ने जैसा कि अनुमान लगाया था कि 100 क्रिस्टल जो एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पे 100 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अब फिर लू फेंग अपने 100 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है गोल्डन और बेस को जो अपने राइट क्लॉ में अपने डैमेज करता है वहाँ पे अपने क्रिस्टल के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसमें से कई सारे एंडलेस किलिंग ऑरा निकलने लगती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल विल पावर अटैक करने लगती है और यहाँ पे लू फेंग के अंदर वही दर्द फिर से शुरू होने लगता है जबकि मर्तबा उसने पहले भी उसी ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था। लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मुझे और भी ज़्यादा दर्द होने वाला है, मुझे इसे कैसे भी सहना होगा और हमें दिखाया जाता है लू फेंग उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और थोड़े समय बाद ही वहाँ पे लू फेंग को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और लू फेंग कहता है डैम मुझे कैसे भी करके इसको भी स्टैंड करना ही होगा। और अब फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पे लू फेंग के गोल्डन हॉर्न बेस्ट के बॉडी को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है। यहाँ पे हमें लू फेंग के रियल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि अभी अर्थ बॉडी होता है, वो भी अभी अपने घुटनों पे आ गया होता क्योंकि यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस्ट को दर्द हुआ तो लू फेंग की बॉडी को भी दर्द होगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अभी जमीन पे अपने हाथों को पीट रहा होता है, वहाँ पे लू फेंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, अपने दांतों को पीस रहा होता है और उसके हाथों से खून भी निकल रहा होता है। और हमें इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूसा क्लैशमैन और गोल्डन हॉर्न बेस्ट दोनों बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, स्पेशली तो गोल्डन हॉर्न बेस्ट जो कि उसका मेन बॉडी है जो कि उसी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रहा है और ऐसा लग रहा था और वो दर्द में इतना छटपटा रहा था कि वो वहाँ के सारे मेटल माउंटेन से टकरा रहा था, बहुत जोरों से गुर्रा रहा था। और अब फिर में दिखाया जाता लू फेंग को जो क्या था पास मुझे कैसे भी करके करना ही होगा। लू फेंग जोर से हाउल करता है और यहाँ पे पेनफुल क्रैश सुनाई देती है और सडनली हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा बॉडी क्रैश होकर ग्राउंड पे गिर जाता है और यहाँ पे जो दर्द हुआ है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा था। और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग फाइनली सक्सीड हो गया अपने 100 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बेस्ट के क्लॉक को जो कि बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो चुका था, उसकी बोन्स उसकी मसल उसके स्केल उसके सेल्स हर एक इवॉल्व हो चुकी थी और वहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंज हो चुका था और वो पहले के मुकाबले और भी गोल्डन कलर में चमकने लगता है और यहाँ पे उसका राइट क्लॉ प्योर गोल्ड जैसा लग रहा था। और अब फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग की मूसा क्लैशमैन की बॉडी को जो कि उसी गोल्डन हॉर्न बेस्ट के तरफ के राइट क्लॉ को देखता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो अटैक किया तो सामने कुछ भी क्यों ना हो वो आराम से मारा जा सकता है। और अब फिर ये सारी चीज़ें देख कर लू फेंग भी सरप्राइज हो जाता है। लू फेंग को पता तो था कि यहाँ पे इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए यहाँ पे अभी लू फेंग इसी सब को देखता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने अपने 99 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था तो उस वक्त लू फेंग की क्लॉ की पावर 9 टाइम्स हो चुकी थी जिसमें ओरिजिन लॉ भी शामिल थी। और यहाँ पे लू फेंग ने जब अपने 100 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे उसकी बॉडी पावर की 10 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी थी और यहाँ पे इसी के चलते उसकी पावर में काफ़ी ज़्यादा इजारा हुआ था। अब फिर यहाँ पे हमें बताया जाता कि लू फेंग की 10 टाइम्स बॉडी ज़्यादा होने के कारण लू फेंग की अपनी बॉडी को मिला के टोटल 11 टाइम्स ज़्यादा होते, मतलब कि पहले के मुकाबले लू फेंग 11 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और हमें बताया जाता है कि लू फेंग की जो अपनी भी एबिलिटी थी जिनमें से डेटीज ऑफ वर्ल्ड थी जो कि गोल्डन और बेस्ट की अपनी एक खासियत थी, लू फेंग ने उसको सेकेंड लेवल तक ले आया था। और यहाँ पे लू फेंग इसकी मदद से अपने बॉडी को 5 टाइम्स स्ट्रेंथ ज़्यादा कर सकता है। मतलब ये हुआ कि लू फेंग ने 11 टाइम्स ज़्यादा पावर कर ली थी और 5 गुना ज़्यादा बढ़ाने पे लू फेंग की टोटल पावर 55 टाइम्स हो चुकी थी। और यहाँ पे लू फेंग अगर अपने
अपने फिर से एक और एबिलिटी जो कि नेचुरल एबिलिटी थी स्ट्रेंथनिंग की। तो मतलब ये हुआ कि जब वो अपने राइट क्लॉ से स्लैश मारेगा तो उसकी टोटल स्ट्रेंथ 110 टाइम्स हो जाएगी, जो कि बहुत बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे लू फेंग इन्हीं सबको देखकर हैरान हो रहा था और कहता है कि एक एक लेवल इतना ज्यादा डिफरेंस बना रहा था। लू फेंग सोचता है कि एक नॉर्मल गोल्डन हॉर्न बेस्ड अपने डेटीज ऑफ वर्ल्ड को जो कंपेयर करता है, उसको ट्रेन करता है, वो मेरे वाले से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लू फेंग को अभी जानते हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है उसका राइट क्लॉ। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैं अपने बेस को एटैसू को भी एक्वायर कर चुका हूँ, मैंने कई सारे ब्लड रिवर क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब किया है और मेरी विल पावर अभी किसी अनडाइंग बीइंग से कम नहीं है। और लू फेंग कहता है क्या मैं और भी ज़्यादा क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाता या फिर नहीं। और यहाँ पे लू फेंग इन सारे कॉम्बिनेशन के बारे में सोचने लगता है और लू फेंग ऐसे ही करके बात करने लगता है, जिसको कि मैं स्किप करता हूं, जो कि इतने जरूरी नहीं है। फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे अपने उसी बीस्ट गॉड के पावर को इनहेरिट करना होगा, जिसका मैं अभी 1% भी नहीं यूज कर रहा हूँ। और सेकेंडली मैं अभी सेकेंड लेवल ऑफ डेटीज ऑफ वर्ल्ड में हूँ और मुझे अभी और भी ज्यादा पावरफुल बनना है। अगर मैं यहाँ पे अपने इस थर्ड लेवल को कंप्लीट कर दूं तो मेरा लेवल 9 टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि अभी लू फेंग सेकेंड लेवल में है तो उसका स्ट्रेंथ 5 टाइम ज्यादा बढ़ रहा था। अगर यहाँ पे लू फेंग अपने थर्ड लेवल पे आ जाए तो 9 टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लू फेंग सोचता है कि टीचर ने मेंशन किया था केडी के बारे में, जो कि अपने ऑफिशियल लेवल में हो, जो कि एक सेक्टर और पाइनिकल लेवल में होके यहाँ का ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बैंक को मारने की कैपेबिलिटी रखता है। और लू फेंग सोचता है कि शायद मैं भी अपने अनडाइंग बैंक को मार सकता हूँ सिर्फ सेक्टर और पाइनिकल लेवल में होके। और लू फेंग सोचता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरे पास गोल्डन हॉर्न बेस की बॉडी है तो आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि शायद वो इसलिए कर पाया था क्योंकि केडी उसने कई सारे मिरेकुलस इनकाउंटर्स को, कई सारे सीक्रेट्स को अपने साथ हासिल किया है, नहीं तो आखिर वो सिर्फ अपने कंप्रीहेंशन ऑफ लॉ पे इतना हेवेनली नहीं कर सकता है। और लू फेंग भी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था अपने इन सारे इनकाउंटर से जो कि उसके साथ मिले। तो लू फेंग कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा ट्रेन करना होगा, मुझे अपने ओरिजिनल लॉ कंप्रीहेंशन को और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करना होगा। और यहाँ पे लू फेंग ऐसे ही कई सारे बातें करता है जिसको मैं स्किप करता हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पलक झपकते इतने महीने पास हो चुके थे। फिर हमें यूनिवर्स प्लांट कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग डायलेंट कंट्रोल बोर्ड में होते हैं और वहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है उसका यूनिवर्स ट्रांसफर एंटरिंग सोलर सिस्टम में। काउंटडाउन 10 से 1 तक हो जाता है और स्किप थोड़ा सा हिलता है और फिर वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में आ चुके होते हैं। और वहाँ पे लू फेंग आते ही एक्सटर्नल सिमुलेटर को ऑन कर देता है, जहाँ पे लू फेंग वहाँ के सारे स्पेस को देख पा रहा था और बीच में एक बर्निंग लाइट सन और वहाँ पे कई सारे प्लैनेट्स को रिवॉल्व होते हुए देख पा रहा था। और यहाँ पे लू फेंग सोलर सिस्टम में आ चुका था और कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं लू फेंग की यूनिवर्स प्लैनेट शिप को दिखाया जाता जो कि अभी उसी अर्थ की तरफ बढ़ जाता है। और अपग्रेड शिप के होने के नाते उसकी अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी और वर्चुअलनेस कंपनी ने उसे अपग्रेड किया था। और इस लेवल की सिक्योरिटी जो कि लू फेंग के शिप में थी, तो अर्थ में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो किसी भी अपग्रेड शिप को डिटेक्ट नहीं कर सकती है। और लू फेंग वहाँ पे आता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि लू फेंग वहाँ पे आया और कब चला गया। फिर लू फेंग बढ़ते बढ़ते आगे जा रहा था, लू फेंग वहाँ पे सिंपली नजदीक आता है तो लू फेंग का क्लोजेस्ट प्लैनेट अर्थ होता है, लेकिन उसके बगल में एक क्लोएड प्लैनेट मार्स होता है। और लू फेंग उन सारे प्लैनेट्स को देखकर कहता कि ये तो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। और लू फेंग स्माइल करता है और डायलिन क्यूरियोसिटी से पूछता है कि योर मैजेस्टी आखिर आप स्माइल क्यों कर रहे हैं। तो लू फेंग सामने मार्स की तरफ पॉइंट करके बोलता है देखो वो प्लैनेट है ना। तो डायलिन पूछता है कि क्या वो ग्रीन प्लैनेट। तो यहाँ पे लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है नहीं, 200 साल पहले अगर तुम यहाँ पे आते तो वो एक रेड प्लैनेट था। अब यहाँ पे लू फेंग मार्स की बात कर रहा है और यहाँ पे लू फेंग क्या था कि वो प्लैनेट अर्थ का सबसे इजीएस्ट प्लैनेट था कि उसको मॉडिफाई करके ह्यूमन के रहने के लायक बनाया जा सके। इसी कारण यहाँ पे अर्थ के अपने स्ट्रेंथ के कारण वो यहाँ के मार्स के प्लैनेट को टोटली डिफरेंट चेंज कर दिए हैं। तो डायन क्यूरियोसिटी से पूछते कि क्या सच में बदल दिया गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे किसी प्लैनेट को क्रिएट करना वहाँ खरीदने से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पे लू फेंग की जो लुओ फैमिली थी वो भी मिल
मिल्की वे लीडर की फैमिली थी और यहाँ पे अर्थ पोजीशन बहुत ज़्यादा अमीर भी थी। और यहाँ पे जब वो यूनिवर्स में आए तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद थी। और यहाँ पे कई सारे रिमॉडल भी आए जो कि मार्स को रिमॉडल करने के लिए आए थे। और यहाँ पे सारे रिसोर्सेज को यूज करके पूरे के पूरे मार्स प्लैनेट को लाइफ प्लैनेट बना दिया गया था। और अब पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अर्थ और मार्स था, वहीं पे वहाँ पे कई सारे सैटेलाइट थे जो कि रिमॉडल किए गए थे मार्स की तरह ही। और अब पे हमें सीन चेंज कर लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका होता है। और हमें डायलिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के टेक्नोलॉजी को देख कर कहता है कि क्या यहाँ पे इतने सारे शिप है। वो कहता है कि मैंने कई सारे लाइफ प्लैनेट्स को देखे थे लेकिन यहाँ पे मैंने शिप बहुत रेयरली देखे। तो लू फैंग सामने देखता है जहाँ पे कई सारे फ्लू कर रहे होते शिप और यहाँ पे लू फैंग स्माइल करता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ तो शिप ऐसे थे जो कि डायरेक्टली मून के पास जाए थे, मतलब यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। और यहाँ पे लू फैंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये सारे शिप यूनिवर्स ट्रांसफर के लिए नहीं बनाए गए हैं। और वो कहता है कि अर्थ और मार्स इन सब के बीच में एक सैटेलाइट है जहाँ पे इन सब का ट्रेवल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है अपने इस सारे शिप को यूज करके। जैसे कि हम लोग यहाँ पे किसी पब्लिक ट्रेन को यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे यूज हो रहा था एक प्लैनेटरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और यहाँ पे हमें बताया जाता कि टेक्नोलॉजी इस हद तक एडवांस हो चुकी थी कि आप यहाँ पे आराम से अर्थ से मार्स तक जा सकते हैं और कई सारे सैटेलाइट्स पे भी जा सकते हैं और एक ही दिन में आपके कई सारे डेस्टिनेशन भी हो सकते हैं। ये बताया जाता कि आप सुबह ब्रेकफास्ट अर्थ पे करो, मार्स पे जाके लंच करो और अर्थ पे जाके फिर से सो सकते हो। और यहाँ पे हमें बताया जाता कि लू फैमिली जो कि लीडर है मिल्की वे गैलेक्सी की, उसके लिए किसी भी ए और बी ग्रेड शिप को खरीदना ना के बराबर थी। यहाँ पे उसकी संपत्ति थी वो बहुत ज्यादा थी। और यहाँ पे लू फैंग के फैमिली ने इसी सब को बाय करके ये अर्थ को इतना ज्यादा एडवांस बना दिया होता। और अब फिर हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग सबको ऑर्डर करता है कि सब कोई इस शिप को छोड़ दो। और हमें दिखाया जाता है सारे गार्ड्स वहाँ पे यूनिमो प्लैनेट के शिप से क्वार्टर्स से निकल जाते हैं। और यहाँ पे लू फैंग हंसते हुए कहता है डायलिन तुमने यहाँ पे अपने ट्रेसेस को मिटा देना है, मैं नहीं चाहता कि अर्थ हमें डिस्कवर करे। यहाँ पे टोटल 1000 पीपल अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो डायलिन कहता है कि ये आसान है, मैं यहाँ पे आपके सारे ट्रेसेस को मिटा दूंगा, यहाँ पे कोई भी हमारे बारे में नहीं पता लगा पाएगा। अब यहाँ पे वो एक अनडाइन बीइंग था और वो चाहता तो आराम से अर्थ के डिटेक्शन में नहीं आ सकता था, वो उसके लिए मजाक बन के रह जाता और यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि एक अनडाइन को डिटेक्ट कर सके। और फिर में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग अपने यूनिमो प्लैनेट शिप को बवाता के स्टोरेज में रख देता है। लू फैंग स्माइल करते हुए कहता है डायलिन अपने गार्ड्स को अपने इंटरनल वर्ल्ड में रख दो क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है उन सबको रखने का। तो डायलिन भी हामी भरता है जिसके बाद डायलिन उन 1000 गार्ड्स को देखता है और एक वेब के साथ ही उन सबको अपने इंटरनल वर्ल्ड में रख लेता है। अब देखा जाए तो एक सेक्टर लॉर्ड भी अपने इंटरनल वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता है, उसमें भी अपने लिविंग पीपल को वहां पे रख सकता है, लेकिन एक अनडाइन बीइंग के सामने एक सेक्टर लॉर्ड कैसे कुछ कर सकता है। यहाँ पे वो लोग अंदर चले जाते हैं और फिर में सीन चेंज कर लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि एटमॉस्फेयर से पास करके अर्थ के सतह पे लैंड कर जाता है। और वहां पे लू फैंग देखता है पैसिफिक ओशियन को और यहाँ पे लू फैंग उसी कॉन्टिनेंट के और बढ़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे लू फैंग और डायलिन की जो फ्लाइंग स्पीड थी वो पहले टेरिफाइंग स्पीड पे आ चुकी थी और एक ही सेकंड में वो पैसिफिक ओशियन से अमेरिका पे आ चुके होते, अमेरिका से एशिया में चले जाते हैं। और आज फिर डायलिन उस प्लैनेट को देख के कहता कि ये तो बहुत ज्यादा सुंदर प्लैनेट है, आपका होम प्लैनेट इतना भी बुरा नहीं है। तो लू फैंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें 200 साल फिर से बाद आके देखना चाहिए। और यहाँ पे लू फैंग कहता है कि यहाँ पे अर्थ पे बहुत बड़ा डिफरेंस हो चुका है। यहाँ पे वो बताता है कि ग्रेट निर्वाणा के दौरान यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई थी और ये पॉपुलेशन लेवल उतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन देखा जाए ग्रेट निर्वाणा के बाद तो वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन बचे थे। वहाँ पे देखा जाए तो सबको एक दूसरे से फाइट करनी पड़ी थी सर्वाइव करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे लू फैंग हांग और थंडर गॉड के लेके जब वो अपने अर्थ को छोड़कर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने गए तो उसी के मर्तबा अर्थ में बहुत सारी चेंजेस हुई और यहाँ पे अर्थ ने लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को यूज करके एक लाइफ प्लैनेट भी बना दिया और यहाँ पे रिमॉडलिंग करना और आसान हो चुका था। लू फैंग भी अपने अर्थ को इतने समय बाद देख कर क्या था ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पे लू फैंग का पूरा
का पूरा अर्थ ग्रीन बन चुका होता है और यहाँ पे लूफेंग अपने अर्थ को देखने लगता है और यहाँ पे अर्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा बताया जाता है कि ये बदल गया है, ये यहाँ पे बहुत ही साफ सुथरी है, मतलब यही सब बताया जा रहा है। तो इसको मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे लूफेंग उन सारी सिटी की ओर देखता और कहता कि ये सभी बदल चुके हैं, यहाँ पे डेंसिटी भी कम हो चुकी है और यहाँ पे लूफेंग कहते हैं यहाँ पे कोई भी फार्मिंग यहाँ तक प्लांटेशन भी नहीं हुई है, ये सारे अपने ह्यूमन लिविंग रीजन्स में हो रही, जहाँ पे सभी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स भी बने हुए। और एफ में डायलन को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए पूछते हैं कि योर मेजेस्टी आखिर पहले आप कहाँ रहते थे। तो लूफेंग एक जगह की ओर पॉइंट करता है और कहता है वहाँ, और हमें दिखाया जाता है लूफेंग जियांगनान बेस यांगझाओ सिटी जो कि 8 ग्रेट सिटीज में से एक था उसकी ओर पॉइंट करता है। और यहाँ पे अभी वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था और यहाँ पे यांगझाओ सिटी अभी अर्थ का सबसे फेमस सिटी था और यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन ही 20 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, प्लस उसके साथ टूरिस्ट भी थे जो कि लूफेंग की हिस्ट्री को ही देखने आए थे। और यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे थे जो कि लूफेंग को वर्शिप भी किया करते थे, इसी कारण यहाँ पे यांगझाओ सिटी का स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फिर यांगझाओ सिटी लूफेंग और लिविंग क्वार्टर्स को दिखाया जाता है और लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है डायलन चलो यहाँ पे हमें अपने अपीयरेंस को चेंज करना होगा क्योंकि तुम अपने यहाँ अर्थ के जैसे नहीं लगते हो, तो इसलिए सब तुम्हें ही देखने लगेंगे। तो डायलन भी कहता है मैं समझ गया और फिर बाद में वो अपने अनडाइंग एनर्जी रिपल को यूज करके अपने फेशियल फीचर्स को बदल देते, वो एक येलो स्किन बालमैन की तरह दिखने लगता जो कि अर्थ के जैसा ही थोड़ा मोड़ा लगने लगता है। और यहाँ पे लूफेंग और डायलन नीचे की ओर बढ़ जाते हैं और यहाँ पे कोई भी सिटी का सिक्योरिटी उन्हें स्कैन नहीं कर पाता है और वो आराम से यांगझाओ सिटी के पाथवे में चलने लगते हैं। और यहाँ पे लूफेंग अपने सारी चीज़ों के बारे में बताने लगता है कि वो पहले क्या क्या करता था। वो कहता है यही मेरा हाई स्कूल है, यहाँ मैं पहले पढ़ा करता था, यही वो रास्ता है जहाँ पे मैं जाया करता था और ये अभी भी वैसा ही लग रहा है, ये वही प्लेस है जहाँ पे मैं रहा करता हूँ। लूफेंग डायलन एक साथ चलते चलते या लूफेंग के 200 इयर्स अगो के पहले के मेमोरीज को देखने लगते हैं। लेकिन तभी डायलन एक जगह की पॉइंट करता है और कहता है यहाँ तो बसल बहुत ज्यादा हो रहा है और वो डोजो ऑफ लिमिट्स की ओर पॉइंट कर रहा होता है। तो लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ये वही जगह है जहाँ मैं खुद को ट्रेन किया करता था और वहाँ का मैं एक मेंबर हुआ करता था। तो डायलन स्माइल करते हुए कहता है कि आपके मैजेस्टी आप यहाँ पे ट्रेन किया कर और आप अभी मिल्की वे गैलेक्सी के लीडर है, इसी कारण तो यहाँ डोजो ऑफ लिमिट्स में इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। और आप फिर लूफेंग कहता चलो यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, मैंने यहाँ 200 साल से अर्थ पर से कुछ नहीं खाया है। जिसके बाद लूफेंग चश्मा पहनता और डायलन के साथ रेस्टोरेंट में निकल जाता और वहाँ पे चला जाता। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग और डायलन वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे कई सारे बंदे आए हुए थे और वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ भी लगा हुआ था। लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि यहाँ पे सब लोग पहले के जैसे सब लोग एक दूसरे से बात कर पहले से मुकाबले कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो गई है। और फिर उसी रेस्टोरेंट के बीच में का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक फैट बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि प्लेट्स और बॉल को तोड़ रहा होता है और वहाँ पे एक फैट येलो हेयर यूथ होता है जिसके पास 4 ब्लैक यूनिफॉर्म बॉडीगार्ड होते हैं जो कि वहाँ पे एक लड़की का रास्ता रोके हुए खड़े थे। और यहाँ पे हमें एक यूथ को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह को पूछते हुए अपने खून को साफ करता और कहता फैट यान अपने बैकग्राउंड को अपनी वेपन मत बनाओ, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, आखिर तुम हम सबको परेशान क्यों कर रहे हो, तुम अपने सिर्फ बॉस पे ही उड़ रहे हो। अब यहाँ पे वो बंदा कहता कि मैंने कभी भी तुम्हें पिकअप नहीं किया, वो तुम ही थे जिसने मेरे बॉस का डिसरिस्पेक्ट किया और तुम अभी तक यहाँ से जा नहीं रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब यहाँ पे फिर से वो फैट आदमी उस पर अटैक करके उसको थोड़ा सा जख्मी कर देता है। इसको देखकर वो यंग लेडी उसके पीछे आके सपोर्ट करती है और क्या तुम ठीक तो हो ना। तो वो बंदा कहता हाँ मैं ठीक हूँ और वो कहता है कि अगर यहाँ पे उसने मुझे ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो अभी उसने मेरे सारे कल्टिवेशन को क्रिपल कर दिया होता, मुझे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया होता। और वो क्या आता है कि हिम्मत है तो यहाँ पे तुम अपने बैकग्राउंड को मतलब। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला, क्योंकि लूफेंग भी उसी रेस्टोरेंट में मौजूद था। क्या लूफेंग को उन सबको रोकना पड़ता है या फिर वहाँ कुछ और ही सीन होने वाला है, आखिर वो बंदा कौन था जो कि अपने बैकग्राउंड को यूज करके ये सब कर रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।